Hi guys, welcome to Minds of UPSC, the one-stop solution for all UPSC related queries. आज हम स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज के 2023 के पेपर से। 2023 का जो पेपर था वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। तो ये पेपर को मैंने कैसे क्रैक किया और इसके अंदर मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था, अराउंड 90 प्लस स्कोर रहा था, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ 75 गया था। वो वाले केस में मेरे 90 प्लस स्कोर इजीली कैसे बना, आज हम इसको देखेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो मैंने एग्ज़ाम सिचुएशन में लगाई थी। अब देखते हैं। देखिए, ये जो पेपर आता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। बहुत ही लेंदी पेपर रहता है, अराउंड 40 to 43 पेजेस का रहता है। क्वेश्चंस भी लेंदी रहते हैं और ये वाले 23 वाले पेपर में तो डिफ़िकल्टी लेवल भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब इन्होंने पूछा है झेलम रिवर इट पासेस थ्रू वुलर लेक। हमें पता है वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब वहाँ से झेलम रिवर भी क्रॉस होती है, बट ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को पता होगा तो ही करेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेकंड देखिए, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब ये जो डायरेक्टली वर्ड है ये वाले स्टेटमेंट को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देता है और एक तरीके से फैक्चुअल और बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंटेड अप्रोच यहाँ पे आपको यूपीएससी के द्वारा सामने रख रहा है वो, कि डायरेक्टली, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यूपीएससी ने ये डायरेक्टली वर्ड ऊपर वाले स्टेटमेंट में पुट नहीं करा, झेलम रिवर डायरेक्टली पासेस थ्रू वुलर लेक, लेकिन ये वाले के अंदर करा है, क्योंकि यूपीएससी समझ गया है कि ये डायरेक्टली होता नहीं है, इनडायरेक्टली होता है। इसीलिए यूपीएससी को ऐसा स्टेटमेंट पुट करना पड़ा, नहीं तो मान लीजिए कोई कोर्ट केस भी कर सकता है। इसीलिए यूपीएससी ने सेफ खेलने के लिए तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमने कर दिया इनकरेक्ट। इसके साथ में मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। कन्वर लेक जो है बिहार के अंदर रामसर साइट है और उस समय रामसर साइट का स्टेटस मिला था, इसीलिए न्यूज़ में भी और लाइमलाइट में भी आई थी। लेकिन वहाँ से अगर आप देखोगे तो गंडक नहीं पास होती है, जो मेनली पास होती है वो रहती है बुरी गंडक। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गंडक एंड बुरी गंडक। मान लीजिए ये गंगा है, तो गंगा की आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलेगी गोमती, उसके बाद में घाघरा, गंडक, और यहाँ पे आपको आगे मिलेगी कोसी। फिर इसके बाद में आप यहाँ देखोगे तीस्ता आती है, लेकिन तीस्ता ब्रह्मपुत्र में जाके मर्ज हो जाती। अगर राइट बैंक की बात करोगे तो आपको यमुना मिल जाएगी, फिर उसके बाद में आगे सोन मिल जाएगी। तो बात करें गंडक रिवर की, तो गंडक रिवर जो है कन्वर लेक नहीं फॉर्म करती है। बात करें कन्वर लेक किससे पास होती है, किससे बनती है, तो वो यहाँ पे आपको बुरी गंडक नाम से रिवर मिल जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। और जिन्हें पता है वुलर लेक, जिन्होंने टूरिज़्म के लिए गए हो कश्मीर या फिर स्टडी करी हो, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है इन्होंने हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है पहला करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है या थर्ड करेक्ट है। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी, 1 करेक्ट है या फिर 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है। 2 में कोई भी हो सकता है, पहला दूसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, ठीक है। इतना तो बेसिक आपको समझता ही हो गए आप। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी हमने देखा, ओनली 1, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पोर्ट दिया है और व्हाट इज वाई दे आर वेल नोन एज। फर्स्ट है कामारजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो ये जो है अपने आप में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। कामारजर पोर्ट जो है रजिस्टर्ड हुआ है एज अ कंपनी। अगर बात करें कामारजर पोर्ट की, तो इसे एन्नोर पोर्ट भी कहा जाता है।
और ये इसकी पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु के अंदर मिलेगी। एक बार इंडिया का मैप रफली ड्रॉ करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो आपको पता है यहाँ पे ये वाला जो स्टेट आ रहा है वो तमिलनाडु आ रहा है। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे चेन्नई के आसपास ही आपको एन्नोर पोर्ट देखने को मिलेगा। एन्नोर पोर्ट का ही अभी करंट में नाम क्या हुआ है, कामारजर पोर्ट। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कि इट इज़ द फर्स्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, तो बिल्कुल मुंद्रा आपको पता होना चाहिए प्राइवेटली ओन्ड है। और ये प्राइवेटली ओन क्यों है, क्योंकि ये अडानी के द्वारा अडॉप्टेड है। ठीक है, तो बीच में अडानी भी अभी लाइमलाइट में रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड है विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो विशाखापट्टनम के आप अगर बात करें तो विशाखापट्टनम के बारे में आपको पता होगा कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो विशाखापट्टनम तो नहीं है। वो कौन सा है आपको पता, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेटेड होगी, वो JNPT है। लेकिन अभी क्या हुआ है, JNPT को रिप्लेस कर दिया है मुंद्रा पोर्ट ने। तो अभी तक JNPT चलता था ना, उन्होंने JNPT दिया ऑप्शन में, ना ही मुंद्रा दिया है। अब JNPT की बात करें तो JNPT का नाम है जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये आपको जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मुंबई है। मुंबई से ही आपको महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के ही पास में JNPT की पोजीशन मिल जाएगी। अगर बात करें मुंद्रा की, तो मुंद्रा जो पोर्ट आएगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। तो देखिए 2 स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला देखिए गलत हो गया। तो हाउ मेनी ऑफ द अबो पेयर्स आर करेक्टली मैच, ओनली 1 नहीं, 2 ओनली 2 बिल्कुल 2, ऑल 3 नहीं है, 4th भी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों की बात हो रही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एक यूनिक क्वेश्चन भी बनाया उन्होंने और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम हुआ है। पहला जो अगर ऑप्शन देखे इसके अंदर, जैक फ्रूट। अब इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम इसीलिए दिया है क्योंकि मिस इंटरप्रेट नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे क्या बोल सकते स्पीसीज़ के अंदर भी सब स्पीसीज़ रहती है, थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक नेम दे दिया आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस। अब बात करें जैक फ्रूट का, तो जैक फ्रूट का जो हिंदी का नेम है, जैक फ्रूट का जो हिंदी नेम है वो आता है कटहल। अगर आप सभी ने सब्जी खाई होगी कटहल की, तो क्या नाम आ रहा है, कटहल। और सेकंड पे आ गया महुआ। महुआ से तो आप सभी को परिचित हो गए, महुआ से ट्राइबल एरिया में शराब भी बनाई जाती है। तो महुआ के आपने बहुत जगहों पे रोड के अलॉन्ग पे पेड़ पौधे भी पेड़ देखे होंगे। इसके साथ में टीक, टीक का नाम हो गया साइंटिफिक टेक्टोना ग्रैंडिस। अब टीक जो है, टीक का ही हिंदी में नाम है सागवान। आपके घरों पे जितने भी दरवाजे बने हो गए, या ज़्यादातर जो लोग दरवाजे बनाते हैं वो सागवान के ही बनाते हैं। सागवान का जो फर्नीचर रहता है वो ड्यूरेबल रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, सेम ही मीनिंग है। और उसके साथ में इसके अंदर जल्दी दीमक नहीं लगते, जो इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं ना, वो आपको सागवान पे नहीं देखने को मिलेंगे। और ये जल्दी बेंट भी नहीं होती है। बहुत सारी लकड़ी जैसे आम की लकड़ी बेंट हो जाती है, सागवान वाली बेंट नहीं होती है। सागवान का ही नाम है टीक। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री स्पीसीज है वो टीक की आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबो आर डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती। पर्णपाती का अगर और अच्छे से मीनिंग समझे तो ये है कि ऐसे कौन से ट्रीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपने लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं, अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा नीम के पत्ते फरवरी मार्च के आसपास में गिर जाते हैं, उसी तरीके से इसे और कौन कौन से अबो ऑप्शन में से दिए हुए। तो महुआ की बात करो तो आपको देखने को मिल जाएगा, महुआ जो बिल्कुल डेसिडियस ट्री है। टीक भी आपको डेसिडियस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें जैक फ्रूट की, तो जैक फ्रूट जो है डेसिडियस नहीं है। जैक फ्रूट का अगर आप फल भी देखते हो, कटहल देखते हो, तो कटहल जो आता है
एक तरीके से बहुत ही पल्पी रहता है और इसके अंदर ये फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको हैवी, फ्रूट बहुत ही हैवी रहता है और आपको बहुत ही पल्पी कह सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो डेसिडुअस ट्री है वहाँ पे आप देखोगे तो इतना ज़्यादा भारी फल बन नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास में लिमिटेड रेनफॉल रहती है और लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, एवरग्रीन ट्री रहता है, उनकी स्पेशलिटी रहती है कि उनके पास में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उनका जो फल फ्रूट रहते हैं वो ज़्यादा बड़े और ज़्यादा डेंस होते हैं। तो ये तो जैक फ्रूट इसका आंसर नहीं आएगा। तो कितने आंसर सही हुए? महुआ एंड टीक। तो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। ये देखिए बैक टू बैक ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट। तो ये जो हो जा रहा है डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा इसका इसी ऑप्शंस के कारण ही बढ़ गया है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, एक काम करना, आप इसके साथ में नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये इसके साथ में बताते जा रहा हूँ। अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। अरेबल मतलब जहाँ पे आप या फिर जहाँ पे खेती या फिर किसानी हो सकती है। सेकंड की बात करें, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। थर्ड की बात करें, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। तो थर्ड वाला तो आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये प्रोडक्टिविटी इंडिया की तो बहुत ही लिमिटेड है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर 2-3 टन पर हेक्टर हो रही है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी, तो आपको चाइना में वो 4-5 टन पर हेक्टर देखने को मिल जाएगी। मतलब चाइना जो है 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स इंडिया से ज़्यादा ही है। तो ये वाला तो इजी है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर। ये थोड़ा उन्होंने बड़ा चढ़ाकर भी इंडिया को दर्शाने की कोशिश करी है, लेकिन हमें पता है कि इंडिया एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम वही है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही यहाँ की कम है। आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, इसीलिए जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपने आप में सर्वाइव करना ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। और आप देखोगे सुसाइड के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइड के केस महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा सुसाइड के केस आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्ड वाला तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाले की बात करें, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इंडिया जो है चाइना का एरिया ज़्यादा होने के बावजूद इंडिया के अंदर अरेबल लैंड ज़्यादा है, क्योंकि चाइना का जो वेस्टर्न एरिया है, मान लीजिए चाइना का हो गया, तो वेस्टर्न एरिया यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? तिब्बत मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर जिनजियांग रीजन देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे पूरा एक तरीके से ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको स्नो से कवर्ड मिलेगा। आपको प्रॉपर जो प्रोडक्शन या फिर जहाँ पे खेती हो सकती है वो एरिया ये लेफ्ट या फिर वेस्ट वाले डायरेक्शन में चाइना के नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी उनका फ्लरिशिंग और अरेबल एरिया है वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो उससे भी हम ये एक डाउन टू अर्थ है, वो मैगजीन में भी कवर हुआ था, इसीलिए वहीं से मुझे लगता है कि यूपीएससी ने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है। सेकंड की बात करें, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है और यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है। और जहाँ तक है आप भी थोड़ा इसको इनकरेक्ट मान सकते थे, क्योंकि इरिगेटेड एरिया है, जो प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज़ मोर, इंडिया के अंदर ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है। अब इंडिया का जो इरिगेशन है वो तो बहुत ही लिमिटेड है, और इंडिया जो मोस्टली डिपेंडेंट है, मोर देन 50% इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून। आपने तो सुना होगा ना कि भाई मानसून अच्छा हुआ तो खेती एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है, तो उससे भी हम ये कंसीडर कर सकते थे। तो ऑफिशियल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ओनली 1। 2 स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, ओनली 1 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। सी लेवल मान लीजिए सी लेवल है और यहाँ पे आपका लैंड आ रहा है, तो इनका कहना है कि रिपीटेड फॉल हुआ है सी लेवल में, गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। अब मार्श लैंड का मतलब क्या होता है? मार्श लैंड ऐसा एरिया जहाँ पे आपको वेट भूमि मिलेगी, गीली भूमि मिलेगी, या फिर उसको कह सकते हैं वेटलैंड को ही आप मार्शलैंड कह सकते हो। वहाँ पे आपको पानी मिलेगा, उसके साथ में लैंड मिलेगी। जो आप कीचड़ वाला कहते हो ना, दलदल कीचड़, वो आपको मार्शलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। तो इंडिया में मेनली मार्शलैंड कहाँ पर मिलेंगे? तो मार्शलैंड आपको भीतरकनिका पे मिलेंगे क्या? मिल तो जाएंगे, लेकिन मार्शलैंड बेसिकली मार्शलैंड नहीं है। वहाँ पे आपको पानी जो ब्रैकिश वाटर है, जो समुद्री पानी है, वो मेनली देखने को मिलेगा। सेकंड है मरक्कनम सॉल्ट पैन, नौपदा स्वैम्प एंड रन ऑफ कच्छ। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा फैक्चुअल भी है, लेकिन इसका हमें एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी वाला जो आता है लेफ्ट पेज पे आता है, लेफ्ट साइड, और जो इंग्लिश वाला रहता है वो राइट साइड में रहता है। ये मान लीजिए पेपर आ रहा है, तो लेफ्ट में हिंदी वाला रहेगा, राइट में इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है इंग्लिश वाले में समझने में, तो आप बैक टू बैक हिंदी वाले में भी देखते चलिए। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी हाथ हैंड टू हैंड सॉर्टेड होते जाएगी। ये अगर हिंदी वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री स्तर में पुनर्वासी गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसने और इन्फॉर्मेशन दी है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अब कच्छ भूमि आपको क्या मिलेगा? एक बार ऑप्शन पढ़ते, भीतरकनिका, मरक्कनम, नौपाड़ा, कच्छ का रण। तो देखिए कच्छ, कच्छ का रण और कच्छ भूमि, तो डायरेक्ट ये बैक टू बैक आप अगर इससे एनालिसिस करके ये सा अगर आपने हिंदी में देख लिया तो आप डायरेक्टली डी मार्क कर सकते हो। और ऑफिशियल और जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी डी ही है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डी रन ऑफ कच्छ के बारे में। तो रन ऑफ कच्छ के अंदर लूनी रिवर जाके ड्रेन होती है, लूनी रिवर जो रहती है वहाँ पे पानी प्रोवाइड करती है, उसके कारण वहाँ पे आपको भूमि जो मिलेगी या फिर एरिया जो मिलेगा वो वेटलैंड मिलेगा, वेटलैंड या फिर कह सकते हो कच्छ भूमि अपने आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट था फिफ्थ वाला, लेकिन हमने ट्रिक लगा के हिंदी वाला पढ़ के इसको इजी कर लिया। सिक्स्थ वाला है इल्मेनाइट एंड रूटाइल एबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच रिसोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है इल्मेनाइट एंड रूटाइल। अब ये वाला जो है आपने बहुत ही कम जगह सुना होगा, इल्मेनाइट एंड रूटाइल वाला ओर्स। ये ओर्स है, और कौन से मेटल के ओर्स ये है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड टाइटेनियम। अब ये देखिए हमने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट, इसका नाम हमने सुना है, लेकिन हमने उसके साथ में इल्मेनाइट, रूटाइल कभी नाम सुनने को मिला नहीं। कॉपर जो है, कॉपर का तो हमने बहुत ही लिमिटेड सुना है, कॉपर का पायरोराइट सुना है, लेकिन इतना एक बार होल्ड करके रख लेते कॉपर को लेट से। आयरन का हमने सुना है, हेमेटाइट सुना है, मैग्नेटाइट सुना है, लिमोनाइट सुना है और साइडेराइट। ऐसे 4-5 आपको सब राइट जो मिलेंगे वो आयरन के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन टाइटेनियम जो है यहाँ पे ऑप्शन बनाने वाले ने टाइटेनियम ऑप्शन अलग से दिया है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, या डेली अगर वर्ड यूज़ करोगे तो मेटल में आपके जीवान पे सबसे पहले यही आएगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल। लेकिन टाइटेनियम जो बहुत ही स्टडी कर रहा है उसको दिमाग में नाम याद आएगा कि टाइटेनियम जैसा भी कोई एलिमेंट है या फिर कोई मेटल है। तो उस हिसाब से एक वो तरीके से आप टाइटेनियम को अलग कर सकते हो, या तो फिर मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई इससे भी आप, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि पायरोराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तो ऊपर वाले 3 से रिलेशन है, लेकिन टाइटेनियम का आपने कभी ओर्स का नाम नहीं सुना होगा। तो उस हिसाब से भी हम इसको सेग्रीगेट करके टाइटेनियम को, अगर आप एलिमिनेट दूसरों को हटा देते हो तो टाइटेनियम आप इजीली आंसर मार्क कर सकते हो, और बिल्कुल टाइटेनियम इसका करेक्ट आंसर भी है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो है
अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस बाय। ये देखिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन था जो करंट अफेयर्स में रहा था कि कोबाल्ट के जो है 3/4 वर्ल्ड का जितना भी कोबाल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से एरिया में या फिर कौन सी कंट्री में हो रहा है। अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान जो है वो कोबाल्ट नहीं, दूसरे जो रिसोर्सेज है उसके कारण न्यूज़ में रहता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, इसके साथ में वहाँ पे गैसेस भी आपको, नेचुरल गैस भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में पेट्रोलियम के रिजर्व भी आपको कजाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। आपको गोल्ड भी कजाकिस्तान में देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना जो है वो लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। लिथियम ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, लिथियम ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ABC। उसके अंदर से A जो बनता है वो अर्जेंटीना बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए B से कौन सी कंट्री आ रही है और C से कौन सी कंट्री आ रही है। ये कहा कि ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो अर्जेंटीना भी नहीं हो गया। अब बोट्सवाना जो है, बोट्सवाना और आ रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो जिन्होंने करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो वो इजीली इसको मार्क कर सकते हैं, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन मैं इसे डिफ़िकल्ट नहीं रखूँगा, मैं इसे ईजी रखूँगा, क्योंकि ये वाली करंट की न्यूज़ थी, आपको बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है तो आपको वापस से रिवीजन की ज़रूरत है, करंट अफेयर्स को देखने की ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वापस से IR का क्वेश्चन आ गया। मैपिंग, IR या फिर मैपिंग दोनों में कंसिडर कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन का कौन सा पार्ट आ रहा है। कैमरून, नाइजेरिया, साउथ सुडान एंड उगांडा। कैमरून, नाइजेरिया, साउथ सुडान एंड उगांडा। अब देखिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, मैपिंग जिन्होंने पढ़ी हो अफ्रीका की उनके लिए इजी है, नहीं तो ये वाले क्वेश्चन को आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने हैं तो चलिए देखते हैं अपन, अगर किसी को कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है तो वो कैसे करेगा। मान लीजिए ये आ गया हमारा अफ्रीका का मैप। अब अफ्रीका के मैप के अंदर हमें पता है कि कॉन्गो बेसिन वाला जो है ये एरिया, आपको कॉन्गो बेसिन, यहीं पे आपको DRC मिल जाएगा, कॉन्गो, DRC, उसके साथ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम से भी कंट्री मिल जाएगी। अब देखिए नाइजीरिया की पोजीशन, नाइजीरिया जिन्हें पता हो कि नाइजीरिया की जो पोजीशन है या फिर कंट्री की जो पोजीशन है वो आपको ये वाले एरिया में मिलेगी। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है यहाँ पे, किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है। जैसे इंडिया के अंदर अभी जो करंट में फर्टिलिटी रेट चल रही है वो 2.0 है, मतलब 2 की फर्टिलिटी रेट है, लेकिन नाइजीरिया की फर्टिलिटी रेट अराउंड 4 के आसपास है, 4 से भी अबोव है, मतलब एक पेरेंट्स से 4 बच्चे जन्म हो रहे हैं। तो नाइजीरिया आपकी पोजीशन अगर किसी को रफ आइडिया हो तो नहीं, राइट, नाइजीरिया तो नहीं है। साउथ सूडान की पोजीशन देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ सूडान आएगा और सूडान के नीचे यहाँ पे साउथ सूडान आएगा। साउथ सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसी लिए भी आप साउथ सूडान को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब जिन्हें उगांडा की पोजीशन पता हो तो उगांडा की पोजीशन थोड़ी इधर आती है। उगांडा की जो पोजीशन रहती है वो 3 कंट्री रहते हैं, बुरुंडी, रवांडा एंड उगांडा। उनकी अगर साउथ टू नॉर्थ जाओगे तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, बुरुंडी, रवांडा एंड उगांडा। इसको याद करने के लिए ब्रू, एक इंडिया के अंदर फेमस टी भी है, टी की कंपनी है ब्रू, चाय नाम से है, ब्रू की चाय, तो उससे भी याद कर सकते हैं बुरुंडी, रवांडा एंड उगांडा। तो उगांडा भी हमें लग नहीं रहा है, लेकिन कैमरून की अगर हमने देखिए एलिमिनेट करके कैमरून तक तो पहुंच गए। अगर किसी को कैमरून की पोजीशन पता होती कि कैमरून की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपको कैमरून की पोजीशन मिल जाएगी, तो उससे आप डायरेक्टली नाइजीरिया की जस्ट साइड में जो आ रहा है वो कैमरून आ रहा है। तो रफली अगर आपको लोकेशन याद है तो उससे भी आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं या फिर आपने कभी नाम ही नहीं सुना है तो सीधे ड्रॉप भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर इसका आ रहा है कैमरून। हमने देखा
कि एलिमिनेट हम कैसे कर सकते हैं। सर ज़रूरी नहीं है हर स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन आपको रफ आइडिया से आप 4 में से 2 स्टेटमेंट भी अगर एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास में 50-50 चांस हो जाता है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरकंटक हिल आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। अब हमने सुना था कि एमपी के अंदर जो रहती है, मान लीजिए ये एमपी आ रहा है, तो एमपी में हमने सुना था विंध्या यहाँ पे आ रही है और सतपुड़ा आ रही है। अमरकंटक हिल से हमें पता है नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, नर्मदा रिवर यहाँ पे सेंटर में से ओरिजिनेट होती है और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। तो ये हमें पता है कि विंध्या और सतपुड़ा मिल के बनाना चाहिए। सह्याद्री जो आ रहा है वो तो महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो ये तो भाई पता नहीं हमें, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसके साथ में ये आ रहा है बिलिजीरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। अब बिलिगिरी रंजन जो आ रहा है, बिलिगिरी रंजन, अब अगर आप नाम देखोगे बिलिगिरी तो आपको ये लग रहा है सदर्न इंडिया वाला नाम है बिलिगिरी रंजन। ये सा नेम आपको नॉर्दर्न इंडिया में नहीं मिलेगा। जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको ऑलरेडी पता है कि बिलिगिरी रंजन कहाँ पे आता है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा। अभी हमने देखा कि सतपुड़ा और विंध्या जो है यहाँ पे अमरकंटक के आसपास कॉन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट सतपुड़ा का तो ये हो ही नहीं सकता। और एक तरीके से सतपुड़ा जो आ रही है वो सेंटर में आ रही है, बिलिगिरी रंजन नाम से भी आप समझ सकते हो कि वो सदर्न वाली है, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। अब आ जाए शेषाचलम के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट है शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब देखिए ये आ गया इंडिया का मैप। इंडिया के मैप के अंदर अगर देखें हम तो हमें पता है यहाँ आ रहा है वेस्टर्न घाट, सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है ईस्टर्न घाट। हमें पता है शेषाचलम का जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे कहीं लोकेटेड है। अब ये वाला जो है आपको याद होनी चाहिए, 2021 में मूवी आई थी पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। तो जो पुष्पा मूवी है झुकेगा नहीं साला, वो जो है पुष्पा वो कहाँ पे रहता है, शेषाचलम फॉरेस्ट या फिर शेषाचलम हिल्स के अंदर। उसकी रेड सेंडर की या फिर कह सकते लाल चंदर की तस्करी वो शेषाचलम फॉरेस्ट से ही लेके आता है, वहीं से तस्करी करता है। तो उससे भी आपको अगर याद हो कि वो मूवी कहाँ की है, मूवी है तेलुगु मूवी है। तेलुगु मूवी मतलब आप समझ सकते हो आंध्र प्रदेश के अंदर बन रही है, शेषाचलम फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो जो शेषाचलम है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ना कि वेस्टर्न घाट का। तो देखिए ये वाला भी रफ आइडिया से ही हम इसको भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो 9th वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत आ गया। 9th का जो थर्ड है वो भी गलत आ गया। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर करेक्ट? ओनली 1 नहीं, ओनली 2 नहीं, ओनली 3 नहीं, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए हमने कैसे ईजिली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये इसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डाल सकते हो आप। डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन को भी हमने कैसी ईजिली टैकल कर लिया। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। विथ रिफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। अभी हमने ये इंडिया का मैप ड्रॉ किया था, इसी को वापस से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इनका कहना है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर आता है और डिब्रूगढ़ और सूरत को कनेक्ट करता है। हमें पता है डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। सूरत की पोजीशन रफ आइडिया हमें पता है क्योंकि यहाँ से ताप्ती रिवर जाके गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मर्ज हो जाती है, सूरत से ही पास होती है। तो अब जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर रहेगा तो वो जो है आप सोचिए वो ये वाली जगह से तो जाना चाहिए। अगर वो ईस्ट वेस्ट है तो वो यहाँ आके तो सूरत के आसपास आके तो मर्ज नहीं करेगा। अगर उसको आना होगा, जाना होगा, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आपको वेस्टर्न गुजरात के अंदर इसको जाना रहेगा। तो सूरत थोड़ी ये जो है बात पच नहीं रही है, तो चलिए इसको अपन ने होल्ड करके रख लिया 10th वाले को। अगर इसको हटाना है तो हम धीरे धीरे या फिर इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और यूपीएससी थोड़ा फैक्चुअल में गड़बड़ करता है। इसके बाद आ जाए सेकंड, ट्रायलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार।
अब जिसने TMT पढ़ा हो, ट्राइलेटरल हाईवे जो है, ट्राइलेटरल हाईवे, ये कहाँ से जा रहा है? इंडिया, देन उसके बाद में म्यांमार, देन उसके बाद में जा रहा है थाईलैंड। इसको कहा जाता है IMT हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। इंडिया से जा रहा है म्यांमार होते हुए, देन थाईलैंड को कनेक्ट कर रहा है। तो जो सिटी आप पढ़ोगे, इंडिया के अंदर मोरे सिटी तो है, लेकिन थाईलैंड की जो सिटी है वो चियांग माई नहीं है। थाईलैंड की जो सिटी आ जाती है वो दूसरी सिटी आ जाती है, वो है माई सॉट। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हो, बस नाम एक बार भी देखा हो, तो आप ये वाले को भी हटा सकते हो। अगर नहीं करा है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखूँगा। ये वाले को आप नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन पहला वाला जो था, पहला वाला स्टेटमेंट तो आप इजीली सूरत के नाम से हटा सकते थे। अगर बात करें थर्ड वाले स्टेटमेंट की, थर्ड वाला स्टेटमेंट है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, BCIM। ये वाला जो है BCIM हमने बहुत जगह सुना है। BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना। अब जो ये BCIM आ रहा है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर, ये हमने वाराणसी से तो नहीं देखा था। वाराणसी से हमने ये देखा था, वाराणसी से इंडिया के अंदर इंटरनल वाटरवे स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? गंगा के ऊपर जो वाटरवे हुआ था ना, नेशनल वाटरवे, जहाँ तक मुझे याद है, जो नेशनल वाटरवे 2 है वो वाराणसी या फिर गंगा से पास होता हुआ आपको दिखेगा। तो वाराणसी इसमें तो जहाँ तक लग रहा है, नहीं, वाराणसी तो आना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से आप वाराणसी को एलिमिनेट कर सकते थे। अगर इसके अंदर सही देखा जाए कौन सी सिटी है वो, तो वो जहाँ तक मुझे याद है वो कोलकाता टू कुनमिंग है, कोलकाता टू कुनमिंग। तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी। ये देखिए डी आंसर नन को लेके आ रहे हैं वो। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिफ़िकल्ट था वो और भी डिफ़िकल्ट ये ऑप्शन बना देते हैं, और ये ऑप्शन के अंदर भी और डिफ़िकल्ट बना देता है नन ऑफ द अबो, क्योंकि नन ऑफ द अबो ऐसे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं जिसके नन ऑफ द अबो आंसर्स रहते हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये बन चुका है। तो आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत के 10 क्वेश्चंस करे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट है क्योंकि पेपर ही वन ऑफ द 2023 वाला वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर आया था। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है। आप समझिए कि कैसे कैसे किस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ और किस तरीके से ये क्वेश्चन को हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट करते जाएंगे तो देखिए बहुत सारी हमारी चीज़ें सॉर्टेड होते जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और कंटिन्यू करानी है सीरीज़ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज 10 क्वेश्चन हुआ, हम 10 सीरीज़ का सेट भी कर सकते हैं और या तो फिर एक मैराथन भी कंटिन्यू कर सकते। अभी 10 वाली सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं, रोज़ 10 क्वेश्चन आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ये वाले क्वेश्चन जो रहते PYQ, इन्हीं से ही आपको बहुत सारे आने वाले जो 2025 26 के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगभग इसमें से फ्रेम होते हुए या इनसे मिलते जुलते मिल जाएंगे। इसीलिए PYQ को एनालिसिस करना, PYQ को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आज मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं, आने वाले सेशंस में हम और भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड्स ऑफ UPSC चैनल को ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं।